हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, डिस्कशन सेशन में। और आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा की तरह डिस्कशन होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको पीएचडी की तैयारी करनी है। पीएचडी में इंटरव्यू सेशन के लिए आपको अगर सिलेबस कवर करना है, इन सभी चीज़ों को कैसे करके आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना है, स्टेट में ज्वाइन करना है, किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे, ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी पीएचडी को लेकर के, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। और इसको कवर करने के लिए पूरे टॉपिक को हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर साकरीन हसन मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। Thank you, sir. मैम, Thank you सब so much for जी calling me here. मैम, आपको धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, आप में बहुत स्टूडेंट तो जानते ही होंगे मैम को। डॉक्टर साकरीन हसन मैम जेएनयू से पीएचडी एमफिल किए हैं, नेट जेआरएफ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, पॉपुलेशन स्टडीज में नेट हैं, और साथ ही अकेडमी एजुकेटर भी हैं। और मैम का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहे आप देख सकते हैं, आप जुड़े होंगे बिल्कुल, है ना। तो मैम, पीएचडी से रिलेटेड आज हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। शुरुआत से बिल्कुल हम जी, शुरू करेंगे जहां से स्टूडेंट शुरू करते हैं, आपने जहां से शुरू किया, और बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आपका तो अनुभव ही है पीएचडी करने का। तो फिर उसके दौरान क्या पूरी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी का हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से जहाँ से कोई एक स्टूडेंट अभी नेट भी नहीं है, केवल वो पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहा है। सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अभी पीएचडी का एंट्रेंस देगा। तो एंट्रेंस जब देने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। सिलेबस है, नेट का भी सिलेबस है, नेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है, एंट्रेंस भी देना है। तो कैसे करके इनको देखें, आप कैसे देखते हैं, ये बताएं जरा शुरू। sir. First of all, so thank you so much for calling me here. And sir, बहुत ज़्यादा जैसे आई एम नॉट हियर टू गाइड एनीवन, सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि जो हमने फेस किया या जो हमने आगे जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स आई और उसका हमने कैसे सोल्यूशन निकाला। जी बिल्कुल। बिकॉज सबकी हर स्टूडेंट की अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये, और इवन सिर्फ स्टूडेंट वाइज नहीं, यूनिवर्सिटी वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, सब जगह की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप दिल्ली के स्टूडेंट को एक रिमोट एरिया के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। इवन जब हमने एमए किया था, एमए मेरा कानपुर से ही है, तो एमए के टाइम भी हमको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे, बुक्स नहीं थी, टीचर्स भी पढ़ाते हैं बट वही जो रूडिमेंट्री जो चला आ रहा है शुरू से, वही बिल्कुल। सिलेबस कवर कराया जाता है। लेकिन जब हम लोग पीएचडी के लिए बाहर निकलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेशली अगर हम एंट्रेंस देते हैं, तो वहाँ का सिलेबस और जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज या रिमोट एरियाज के सिलेबस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बिल्कुल। बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि पढ़ाई भी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। हम्म। जैसे कि आप जेएनयू में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं आर्टिकल्स को, जर्नल आर्टिकल्स को प्रेफर करते हैं, जबकि हम लोगों ने बुक्स पढ़ी थी। बुक्स को भी सिर्फ बुक्स ही पढ़ी थी, उसका कुछ भी हम्म। एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था। तो हम्म। उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसको कैसे डे टू डे लाइफ में लाना है, ये सब हम लोगों को नहीं सिखाया गया था। इवन प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा वीक रहता है। हमने तो जो फेस किया वो ज्यादातर प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा वीक रहता है। और अगर आप एंट्रेंस में जा रहे हैं, ज्योग्राफी का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो वहां पे प्रैक्टिकल पूछते हैं। अच्छा बिल्कुल। खासा सिलेबस होता है प्रैक्टिकल का, प्लस आपके सारे ही सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स है उसका आपका थरो पूछते हैं हर जगह से कुछ ना कुछ। रिसर्च मेथोडोलॉजी से, अब जैसे कि जेएनयू ने कर दिया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप ऐसे देखेंगे कि सिलेबस में तो गैप होता है, और आपको सबसे पहले सिलेबस ही देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है हमारा। जब यूनिवर्सिटीज कोई भी फॉर्म निकालती हैं तो उसके साथ में प्रोस्पेक्टस निकालती हैं, और प्रोस्पेक्टस में पूरा सिलेबस आपको दिया होता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और उस सिलेबस में ऐसा नहीं है सिर्फ आपको अगर जियोमॉर्फोलॉजी दे दिया गया है तो आपको थोड़ा सा उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जियोमॉर्फोलॉजी तो अपने आप में बहुत वास्ट है। बिल्कुल। और तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे जनरली उसका एप्लीकेशन पूछते हैं कि ये चीज कैसे अप्लाई होगा, या फिर अब जैसे कि जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वैसे भी क्वेश्चंस भी थोड़े चेंज होंगे, हम्म। थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे। तो उसको आपको क्वेश्चंस अगर देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं वेबसाइट पे जनरली, तो आप उनके क्वेश्चंस देख सकते हैं। हम्म। ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद सिलेबस में देखिए कि कहाँ पे आपको क्या चीज नहीं आती है, क्योंकि गैप तो होता है।
आई नो, क्योंकि हमने खुद ने फेस किया था कि गैप होता है और फिर जब आप आ जाते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो हम्म गैप हम कैसे फिल करेंगे, 1-2 महीने, हम्म 2-3 महीने की तैयारी में हम कैसे फिल करेंगे। एमए के बाद जस्ट पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं आप, तो एंट्रेंस के टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप आगे पढ़ सकते हैं, क्या क्या जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो देख सकते हैं, सीनियर्स से मिल सकते हैं कि इनको हम कैसे कवर करें। जैसा अभी हमने बताया कि बुक्स के साथ साथ में जर्नल पेपर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, अगर आप उसको कवर करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एमए का भी सिलेबस सब तरफ का इक्वल इक्वल नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। जी आपका कानपुर का सिलेबस बिल्कुल अलग था जेएनयू के सिलेबस से, हम्म, या डीयू के सिलेबस से, या आप बीएचयू के सिलेबस से ले सकते हैं। तो सबका एक सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, उसको आपको ध्यान में रख के फिर तैयारी आगे करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस तो है ही जरूरी, और दूसरा रिसोर्सेज भी हैं। जी 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 मैम, ये जो रिसोर्सेज की आपने बात करी है, जी जी, तो रिसोर्सेज के बारे में मैम थोड़ा डिटेल में बताइए स्टूडेंट्स को, कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करी, तो प्रीवियस ईयर के हाँ। क्वेश्चंस के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आप प्रेफर करेंगे, रिसर्च आर्टिकल जर्नल्स आप स्पेसिफिकली कुछ प्रेफर करेंगे, तो इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। सर देखिए, प्रीवियस ईयर की जो कंपाइलेशन होती है बुक्स का, वैसा तो हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि कंपाइलेशन मिलती नहीं थी वहां पे। हम्म तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वेबसाइट पे 2-3 साल के, 4-5 साल के पेपर्स आपको मिल जाते हैं वेबसाइट पे। अगर आपने 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी कर लिए हैं इन डेप्थ, मीन्स कि आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसको भी आपको देखना पड़ता है कि हम्म ऑप्शन से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हम लोग जनरली बताते हैं बच्चों को बिल्कुल। कि क्वेश्चन पेपर को कैसे करना है, तो वही सेम है कि प्रोसेस हमें पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी करना होता है, कि क्वेश्चन पेपर्स आप ले लीजिए, वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। अब तो पूरा ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, बिल्कुल। हम लोग जैसे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो ऑनलाइन जब हम्म बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। हम्म जर्नल आर्टिकल्स के लिए आप लोग गूगल स्कॉलर्स पे देख सकते हैं कि वहां पे किसने कैसा उस फील्ड पे, उस चीज पे कैसे काम हुआ है, उसको कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। गूगल स्कॉलर्स पे वो टॉपिक भी आप टाइप करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जे स्टोर है, एकेडमिया है, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप जी वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर बुक स्टोर्स में जाते हैं तो कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए आप प्रीवियस ईयर, तो कोई भी कंपाइलेशन उठा लीजिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो उसमें जो उनका डिस्क्रिप्शन होता है क्वेश्चन का वही पढ़िए, नहीं, अपने अकॉर्डिंग भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बिल्कुल क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को, उसके रिसोर्सेस को वैसे कर सकते हैं। और बुक्स तो जो बिल्कुल हमारी स्टैंडर्ड है वो तो पढ़ना ही है, उसको तो कहीं बिल्कुल। जाना ही नहीं है। तो जो हमारा जी सिलेबस है एमए का, उसको पहले अपना सिलेबस तो अच्छी तरीके से कवर कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरे का सिलेबस को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जो पॉइंट्स आप सुन रहे हैं, जो मैम आपको बता रही हैं, केवल कान में हेडफोन लगाने से, सुनने से कुछ नहीं होगा। पेपर पेन लेके बैठिए, जो जो इंपॉर्टेंट मिलता है उसको तुरंत नोट करते चलिए, क्योंकि इतना तेज मेमोरी नहीं कि हर चीज आपको पूरा याद रहेगा। तो पेपर पेन हाँ लेके बैठना है, ऑब्वियसली। तो उसको नोट करते चलना है साथ साथ। मैम, जैसे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर आपने अभी बताया, और जेएनयू में भी स्पेसिफिकली यूनिट नंबर 9 का जो सेक्शन है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का, यस स्टेटिस्टिक्स वाला, इस पे ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। तो एक तो वैसे ही अच्छा। स्टूडेंट का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, तो वैसे ही थोड़ा सा हाँ वीक होता है ये सेक्शन। इस पे स्पेसिफिक रूप से थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे करके इसको प्रिपेयर किया जाए। सर देखिए, एक्चुअली कोई इस पे कोई इस पे स्पेसिफिक इस, बुक, इसके बारे में कोई हाँ बुक? हाँ जी। सर एक्चुअली देखिए, इस पे एम्फेसिस करने का ना रीजन भी है बहुत बड़ा, हम्म क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हो, पीएचडी करने जा रहे हो तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपके आगे 5 साल आपके उसी पे टिके हैं। बिल्कुल तो आपको पूरा पीएचडी, आपकी रिसर्च, आपकी मेथोडोलॉजी पे ही डिपेंड करती है, जो आपने क्वेश्चंस लिए, जो अपने उसको मेथड्स लगाएंगे, कैसे उसको करेंगे, तो वो सारी मेथोडोलॉजी पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए एंट्रेंस में भी मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। उसके लिए एक बुक है आरसी कोठारी की बुक, जो हमने रेफर की थी, उनकी बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, रिसर्च कैसे, रिसर्च में स्टार्टिंग से लेकर के आपको मेथड्स तक, मतलब मॉडल्स तक दिए हुए हैं कि जैसे का स्क्वायर कैस कहाँ पे यूज होता है, उसको कैसे करते हैं, या फिर रिसर्च का जो आपका पूरा लाइन से दिया हुआ हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं उस बुक में। रेस्ट
रेस्ट इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि आप जो भी थोड़े बहुत जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इस पे तो हम काम करते ही हैं। इस बिल्कुल। पे काम करने से ये होता है कि आपको एक तो फ्लुएंसी आ जाती है, और आगे जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है और जब आप काम करने बैठते हैं तब भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है। बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स के और भी जो बुक्स हैं उसको भी कर लीजिए। आई थिंक RL सिंह की एक बुक आती है जिसमें कार्टोग्राफी से रिलेटेड बहुत कुछ दिया हुआ है। जी। और स्टैटिस्टिक्स के लिए आई वुड प्रेफर एक TR जैन की बुक है, जिसमें आपको जिस जो कि CBSE में चलती है क्लास 11th में, ओके। NCERT के साथ में उसको पढ़ाया जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी 11th। तो उसे वही मेरी बुक है, उसी को हम देखते हैं और पढ़ते हैं। उसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये चीजें जो पूछी जाती हैं बहुत बेसिक लेवल से दिया हुआ है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें उसमें दी हुई है। TR जैन, BK ओरी, ये मतलब उन्हीं की एक किताब है। एक तरीके से हम लोग कहते हैं ना साइड बुक होती है जो जी। NCERT के साथ पढ़ाई जाती है, जी। उससे हमने किया था। तो ओके। उसमें बहुत कुछ है, अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आपको जी। उससे मिल जाएगा। देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है, एक 11th क्लास की नहीं, नहीं। सप्लीमेंट्री बुक टाइप हाँ, है, उससे भी हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा उससे जरूरी भी नहीं कि काम उसमें बन जाएगा। महारत ही बनना है हमें, कई स्टूडेंट उसमें महारत ही नहीं, नहीं, बनने बिल्कुल का भी नहीं। महारत अगर आप बनने से। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएँगे, घुस जाएँगे, तो उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जी। आपको जी। स्टैटिस्टिशियन थोड़ी बनना है। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमने रिसोर्सेज के बारे में बात करी, आपको एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसमें नेट JRF क्वालिफाइड है, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, प्रपोजल हम बनाएंगे। तो प्रपोजल में आपको रिसर्च प्रपोजल में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें अपना रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक पे बनाना है। टॉपिक ये सिलेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है, कई कई बार तो एक एक महीना लग जाता है सोचते सोचते, इतना गहन विचार में चले जाते हैं कि ऐसा लगता है हाइबरनेशन में पहुंच गए हैं अब। तो ये रिसर्च प्रपोजल कैसे करके सेलेक्ट करना है आपको, टॉपिक कैसे करके इसको बनाए, तो सेलेक्ट करने का पहले इस पे बताइए मैम। सर देखिए, रिसर्च प्रपोज़ल के लिए जैसे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो टॉपिक होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका टॉपिक ही पढ़ा जाता है। टॉपिक से रिलेटेड फिर उसके बाद आगे बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल। टॉपिक आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है, MA के बाद ही आप PhD में जाओगे, तो MA तक आपने जो भी पढ़ा है, MA तक बहुत कुछ लास्ट सेमेस्टर में वो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो आपने स्पेशलाइजेशन किसी ना किसी सब्जेक्ट में किया होगा, तो वो आपका एक कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बच्चों का। जनरली MA के लास्ट तक आते-आते एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि ये फील्ड अच्छा है, इसमें हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ में प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आपने सच में प्रॉब्लम्स को फेस किया है या देखा है अपने आसपास कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे मेरा टॉपिक था स्लम्स पे, तो हमने स्लम्स को आसपास देखा था, तो हमने ये सोचा था कि इस पे काम होना चाहिए। और जब उस पे काम देखा हमने, जब ऑनलाइन देखा, तो उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ पड़ा था। तो हम्म। ये सोचना, पहले तो ये देखना है कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे आगे कैसे बढ़ना है। उस टॉपिक पे आगे बढ़ने के लिए आपको मतलब फाइनलाइज कैसे करना है। जैसे आपने बोला 1 महीना लग जाता है, तो जनरली 1 महीना लग जाता है उस टॉपिक को फाइनलाइज करते करते लास्ट में। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अपना एरिया। हेलो। शायद मैम के नेटवर्क में थोड़ा इशू है, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, जैसे ही मैम लौटती हैं तो आपको बताएंगी किस तरीके से आगे काम करना है। ठीक है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो जरूरी है आपका, कि आपको ये सवाल जो है ना, बाकी से पूछने से अच्छा है कि खुद आप इसके बारे में सोचें कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पे काम करना है। जैसे स्टूडेंट हैं वो कई बार पूछते हैं दूसरों से, मुझसे पूछते हैं, किसी दूसरे एजुकेटर से पूछते हैं कि हमें आप बताइए कि किस टॉपिक पे मुझे काम करना चाहिए। आज आप हमसे पूछ के कर लेंगे कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक में किसी भी काम करना है, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, क्लाइमेटोलॉजी में, या पॉपुलेशन पर, या फिर जैसा मैम ने बताया स्लम्स पर। लेकिन आगे जाकर के जैसे जैसे आपकी समझ विकसित होगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं, पर्टिकुलर इस टॉपिक में है। तो फिर धीरे धीरे करके आपका जो मोरल है वो डाउन होने लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपना खुद से इंटरेस्ट देखना है कि आपको करना क्या काम है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप,
और उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं ये आपके दिमाग में है। बस उनको एक किताबी भाषा में और एक रिसर्च करके, रिसर्च की भाषा में अपने एक अपनी थीसिस बना करके प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आपके दिमाग में है, कुछ बेसिक बेसिक बातें चल भी रही कि इनका सोल्यूशन क्या है, तब जाके काम बनेगा। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना तो बहुत जरूरी है। और दूसरी एक चीज ये है कि मैं बहुत पहले से मतलब ये पहले मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वहां पर वो बात रह गई। चलिए मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे मैम ने रिसर्च के ऊपर बात करी थी। देखिए, रिसर्च की जो बुक है वो पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च टॉपिक करना जा रहे हैं तो पहले जरूरी है कि आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप प्रपोजल बना पाएंगे, तभी आप पीएचडी में काम कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब आपका नेट क्वालिफाई हो गया या फिर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो आप पहले एक रिसर्च की कोई स्टैंडर्ड बुक, जैसे सीआर कोठारी मैम ने बताया ना, इसके अलावा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट राम आहूजा भी ले सकते हैं। तो इनको पढ़िए पहले अच्छे से, पहले आप रिसर्च को समझ लीजिए। यही सिलेबस आपके नेट में भी काम आएगा, पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड में, और ये आपको पीएचडी के एंट्रेंस में भी काम आएगा। तो ये जरूरी है कि आप रिसर्च को पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम आगे शुरू करें। ओके। यस मैम। हम लोग थे रिसर्च टॉपिक। जी हाँ, रिसर्च टॉपिक का एक बार आपने देख लिया कि आपको जैसे कि हमने बोला कि 4-5 टॉपिक आप पहले उसको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे कि हमें ये इन टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। फिर उन टॉपिक्स को आप ऐसा देखिए कि उन टॉपिक्स के आप टाइप करिए गूगल स्कॉलर पे, देखिए उसमें किस किसने क्या क्या काम किया है, कितना काम हुआ है उस पे, और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे काम नहीं हुआ है और उसका फ्यूचर भी है। दैट मीन्स कि अगर आपको देखो रिसर्च में जाना है, पीएचडी के बाद आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी मीन्स यू आर गोइंग इन रिसर्च। तो रिसर्च का ना, रिसर्च की भी एक मार्केट है। दैट मीन्स कि आपको आगे जो काम मिलता है रिसर्च में, वो अकॉर्डिंग टू बड़ी बड़ी आपको यूनाइटेड नेशंस की कंपनीज में मिलता है, वहां पे रिसर्च का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आप ये देखिए कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे काम तो हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे काम नहीं हो रहा है और होना चाहिए। जैसे कि हेल्थ इश्यूज, इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रिसर्च का भी टॉपिक है और आपका मार्केट भी है। या फिर कोई भी ऐसे एरियाज जहाँ, जैसे कि इम्यूनिटीज, कि यहाँ पे इम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं है, कैसा नहीं है। एरिया, एरिया जब आप सिलेक्ट करते हैं टॉपिक में, एरिया भी होता है, एरिया भी देना होता है, तो उसको भी आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है कि कौन से एरियाज पे काम नहीं हुआ है, और फिर उसको आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आगे। तो जी इसलिए ध्यान से टॉपिक में आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन से एरिया पे काम नहीं हुआ है। एरिया मीन्स जगह जहाँ जी जो जी। आप चूज कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टाउन, वट, और साथ में ऐसे टॉपिक जिसपे काम कम हुआ है और होना चाहिए और उसका फ्यूचर भी है। तो इस जी तरीके जी। से आप टॉपिक एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं। और टॉपिक सिलेक्ट कैसे करेंगे आप, कि आप देखिए कि किन किन लोगों ने कैसे काम किया है। तो आप जब एक बार आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हो और कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जिसपे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, डेटा ही अवेलेबल नहीं है, डेटा आप कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने हम्म मान लीजिए आपको बहुत मन है बॉर्डर पे काम करने का, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर इश्यूज पे बहुत बर्निंग इश्यूज है, उसका फ्यूचर भी हो सकता है, बट आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, बिल्कुल। वो भी तो प्रॉब्लम है ना। तो सोर्सेज भी जो अवेलेबल हो, वो भी आपको एक ध्यान में रखना हो। जी तो ये जी सारी चीजें हैं जो टॉपिक सिलेक्ट करते टाइम देखना चाहिए। जी। मैम, जैसे आपने अभी कहा कि डेटा कैसे, डेटा कलेक्शन की यहाँ पे बात आई और आपका मेथोडोलॉजी की बात आई, तो हाँ इसके लिए जरूरी है पहले कि हमें रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम एक बुक हमने पढ़ ली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो शुरू जी में जी। मैं ये पहले भी मैं कहना चाह रहा था कि आपने अगर रिसर्च कर कि आप करने जा रहे हैं, पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, पहले एक बुक पढ़ लीजिए। वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ आपको एक बुक के बारे में कम से कम इतना जी, नॉलेज होना चाहिए कि डेटा बुक कैसे लीजिए या कलेक्शन फिर आप करते हैं। एक कोई थीसिस पढ़ लीजिए। जी जी जी। हाँ, हाँ ये भी। डेटा कलेक्ट, कोई थीसिस लीजिए, एमफिल पीएचडी की बहुत सारे थीसिस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जी वो आप देख सकते हो। अगर आप जैसे मान लीजिए जेएनयू में ही जा रहे हैं, अगर आप जेएनयू ही अगर आपको एंट्रेंस देना है, तो वहां पे बहुत जितने टीचर्स हैं उनकी भी थीसिस आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो आप बिल्कुल। उनका देख सकते हैं कि उन्होंने काम कैसे किया है।
तो वो भी कर बिल्कुल सकते हैं आप, थीसिस भी देख बिल्कुल। सकते हैं, बुक्स जी पढ़ सकते हैं, डेटा कलेक्शन पे काम कैसे होता है, कैसे कलेक्ट करते हैं, वो भी एक बार आप ध्यान दे सकते जी। मैम, स्टूडेंट के क्वेश्चन मेरे पास ये भी आए कि टॉपिक हम सेलेक्ट कर हैं। रहे हैं, प्रपोजल का भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि प्रपोजल का जो हमारा टॉपिक है उसके तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि वो ही हमारा पीएचडी का भी टॉपिक बनेगा। लेकिन उनके ये भी जी क्वेश्चन है कि बेस्ट टॉपिक हमें सेलेक्ट करना है, कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक होगा कैसे करके हम उसको बनाए जिससे हमारा रिजेक्शन ना हो, सिलेक्शन हो ही जाए। तो बेस्ट टॉपिक यहाँ पर जो स्टूडेंट ने शब्द इस्तेमाल किया है, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। बेस्ट टॉपिक में सर यही होगा ना, देखिए सबसे पहले तो जैसे जो बोला जाता है कि नया टॉपिक होना चाहिए, काम कम होना हम्म चाहिए, बट हमें लगता है सारे ही एरियाज में काम तो होता ही रहता है, हम्म। काम तो होता ही है, किसी ना किसी बिल्कुल। फील्ड में हर जगह काम हो रहा होता है। बट आप ये देख सकते हैं कि उसमें भी आपको जब लिटरेचर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तब उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज में अभी काम कम हुआ है। अगर काम कम हुआ है और वो इंटरेस्टिंग भी है, तो जनरली लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म। प्रपोजल को तो आपको डिफेंड करना जी ही पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपने स्लम्स की पॉपुलेशन लिया, स्लम्स को उसके बारे में पूरा पढ़िए कि कहाँ कहाँ पे मेजर इश्यूज हैं। जैसे कि मुंबई के स्लम्स में बहुत काम हुआ है, बहुत ही ज्यादा काम हुआ है, तो वहां पे काम ना करके आप दूसरे स्लम्स में काम कर सकते हैं, ये तो कर बिल्कुल। सकते हैं। तो जी जी वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा और नया भी हो जाएगा, और चांसेस भी होते हैं कि वो जी। सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा भी ना हो टॉपिक बहुत ज्यादा बिल्कुल ही नया है जिसे कोई जानता ही नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा काम अब हो चुका है वैसे पहले तो से, स्कोप हाँ, होना चाहिए। जी जी, उसका फ्यूचर भी है और हाँ आज भी स्कोप स्कोप होना है। चाहिए। जी जी, बिल्कुल। तो हाँ, ये बिल्कुल जी, सही बात है, इस बिल्कुल बात को आप, स्कोप होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल आप इस बात को ध्यान में रखिए, उसका स्कोप जरूर होना चाहिए फ्यूचर। जब मैंने पिछली बार एक इंटरव्यू किया था बीसी जाट सर के साथ, तो उसमें उन्होंने भी इस बारे जी, में एम्फोसिस किया था कि उसका स्कोप फ्यूचर होना चाहिए जरूर। क्योंकि पीएचडी आपकी डिपेंड करती है, हाँ, आपको आज इसके हिसाब से काम नहीं मिलेगा, आपको आने वाले फ्यूचर में काम मिलेगा। तो इसका फ्यूचर है तो जाके आपका फायदा है, अदरवाइज उसका फायदा नहीं है। ठीक है। तो अब रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मेट रहना चाहिए मैम, किस तरीके से उसको बनाए हम कि स्टूडेंट के बीच में ये भी प्रॉब्लम है कि तीन चार फॉर्मेट हमारे सामने है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनका स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट है, आप खुद से लिखें उसको टाइप करवाएं, क्या क्या बातें फॉर्मेट रिसर्च का जो प्रपोजल फॉर्मेट है उसमें ध्यान रखनी चाहिए। और सर देखिए बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसका प्रपोजल का फॉर्मेट का, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, कंपल्सरी होती हैं। जी वो आपका है जैसे कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से देना है कि क्या आपने टॉपिक लिया है, उसको जस्टिफाई आपको इंट्रोडक्शन में ही, तो इंट्रोडक्शन अच्छे से बनाइए, क्योंकि जनरली लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फिर उसके बाद बड़ा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये प्रपोजल को प्रपोजल की तरह रखना है, आपको थीसिस बनाने ले जानी है, बड़ा नहीं होना चाहिए। जी जी। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स कि आपने क्या प्रॉब्लम लगती है कि इस रिसर्च में होनी चाहिए, बिल्कुल। सोल्यूशन देंगे, लेकिन सोल्यूशन के पहले आपको प्रॉब्लम को दिखाना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। वो आपका लिटरेचर में प्रॉब्लम हो सकता है कि इस पे काम हुआ है, सही से काम नहीं हुआ है, या फिर उस एरिया का प्रॉब्लम हो सकता है पे ये प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। देखिए अगर इंडस्ट्रीज मान लीजिए रिलोकेट हो रही है कहीं पे, तो वहां के लोग क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये भी तो एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, तो ये भी हम्म। एक हो सकता है। तो उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। नहीं, हाँ आप लिटरेचर रिव्यू पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के पहले भी कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू कि आपने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में, जी जी। ऑब्जेक्टिव्स कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं उस ओके। ऑब्जेक्टिव में। ओके मैम ओके। तो ये पूरा फॉर्मेट रहना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे बहुत सारे वीडियो में बताया था कि ये स्टेप है ये स्टेप है, 8 9 स्टेप बता देंगे। तो हाँ मतलब आप जनरली इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फॉर्मेट मतलब अच्छा है, आपका टॉपिक पे काम, आपने टॉपिक है उस पर पढ़ा होना चाहिए अच्छे से जो आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं। अब देखिए प्रपोजल आप लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके बारे में आपने तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, उसके आसपास की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो मैम आगे ये है कि जैसे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू देने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान में रखें इंटरव्यू के हाँ, दौरान। जी, तो मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए।
इंटरव्यू में सर, हाँ जी सर, बीच में बोल दिया। इंटरव्यू में देखिए सर, एक्चुअली देखिए सबसे पहले तो आपको जो प्रपोजल आप प्रपोज करने वाले हो उसको जी आपको अच्छे से डिफेंड करने आना चाहिए कि आपने वही टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, वही एरिया क्यों सिलेक्ट किया। तो ये नहीं होते हैं, क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से भी होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट जी जो भी बैकग्राउंड है आपका होना चाहिए, क्वेश्चंस वहां से भी रिलेट करके पूछ लेते हैं। जैसे कर रहे हैं ऐसा वर्ड आ गया तो उससे आता है, तो जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आंसर कर रहे हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। अब इंटरव्यू हम्म में ऐसा वो लोग क्वेश्चंस बना के नहीं रखते कि हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से। हम्म प्रपोजल आया, उससे क्वेश्चन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो फ्लो में होता जाता है। तो आपको हम्म ये कोशिश कीजिए कि प्रपोजल अच्छे से प्रिपेयर हो, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी थोड़ा प्रिपेयर हो। तो हम्म, मेरे हिसाब से तो यही होना जी चाहिए। मतलब क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि बिल्कुल। सिर्फ प्रपोजल से नहीं पूछा गया था, क्वेश्चंस ज्योग्राफी से भी थे, पॉपुलेशन से भी थे, तो सब तरफ से थे क्वेश्चन। जी मैम, अपने इंटरव्यू इंटरव्यू का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए थोड़ा। हेलो। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जी यस मैम, बिल्कुल। सर, यहाँ जेएनयू का जो सीएसआरटी का वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि पहले तो डर जाते हैं। जैसे कि हम भी डर गए थे। जी क्योंकि बहुत सारे पूरा का पूरा आपका डिपार्टमेंट बैठता है और फिर वाइवा यस यस। जी मैम। होता है। तो वहां यही होता है कि आपने स्टार्ट किया प्रपोजल से और फिर उसके बाद वो कहाँ ले गए। हम्म, जी सर। हाँ ओके। जी, तो एक ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब एक हम्म, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कोई एक प्रोफेसर, फिर उसके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है। फिर उसके बाद से आप जब आ रहे होते हैं, जी। उसी में से उनको कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है कि अच्छा ऐसे हम्म होता है तो ये कैसे होता है। तो वहां से हम्म ऐसे ही आपका क्वेश्चन में से हम्म क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम्म, रहता है और आपको इंस्टेंटली डिपेंड करना होता है ऑप्शंस को कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और अगर लगता है टीचर्स को हाँ ठीक है तो वो दे दे, उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैम मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रपोजल बना दिया, तो पहले से जो एक्सपीरियंस है एक बार उनसे जी बातचीत कर लीजिए उसमें। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका हाँ हाँ। रेंज क्या क्या यस। हो सकती है, इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ये आप कर सकते हैं दोस्तों, है ना, कि अगर आप पहले से आपको जानकारी है, आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में आपसे सीनियर है, उनको एक बार अपना प्रपोजल दिखाइए और उनसे पूछे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे पूछिए आप। हम्म और जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप एक लिमिट तक सोच सकते हैं, एक से भले दो, दो से भले तीन, तो वहां से जो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, वही आपसे एग्जाम इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैम से हमारे डिस्कशन हुआ। और लास्ट में मैम आपसे मैं ये इसके बारे में आप बताइएगा कि जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनके मन में एक खौफ रहता है, टीचर्स को लेके, प्रोफेसर्स को लेके, जैसे कि वो हमें रिजेक्ट करने के लिए ही बैठे होंगे वहां पे, वो कुछ ऐसा पूछ लेंगे जानबूझकर कि हम रिजेक्ट होंगे ही होंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई साजिश करके बैठते हैं वहां पर? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स जो है, इवन जैसे कि हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो मेरा फर्स्ट नंबर पे वाइवा हुआ था। और जी फिर हम जैसे कि बहुत सारे तो हम डर गए थे, और फिर उसके बाद जब दूसरे स्टूडेंट मेरे बाद गए थे तो वो भी अब मेरा फेस देख करके वो डर गया था। तो उसको पहले टीचर्स ने बैठाया, पानी जी पिलाया और बोला कि वी आर हियर टू सिलेक्ट यू पीपल, हम लोग जी जी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आप डरिए मत। तो टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। तो जी जी। इसलिए ये डरना नहीं चाहिए। हम तो हम्म, बात अलग है, जी बट डरना नहीं चाहिए। इंटरव्यू है। बिल्कुल। इंटरव्यू है, इंटरोगेशन नहीं है।
जी बिल्कुल। आप जाके उसको फेस कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। एक बार हम्म। के बाद बहुत सारे, हाँ बहुत सारे रिसर्च में जा रहे हैं आप, तो बहुत सारे सेमिनार्स करने पड़ेंगे, बहुत जगह आपको बोलना पड़ेगा, तो बी हम्म। प्रिपेयर्ड, वो सिर्फ शुरुआत है। हम्म। बिल्कुल। मैम के तरफ से नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या कर सकते हैं। ये जो इंटरव्यू सेशन है ये, जी नेटवर्क में थोड़े इश्यूज है, जी मैम, आई टेक्नोलॉजी थिंक। है, क्या कर सकते हैं इसमें। जी यस सर। जी। ओके मैम, तो देखिए इन सभी बातों का ध्यान रखिए कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपका इंटरोगेशन नहीं होने वाला, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए बैठे, ना कि आपको रिजेक्ट करने के लिए। तो आप अगर डिजर्विंग है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो जरूरी ये है कि आपको डिजर्विंग पर्सन बनना है। वहां पर जाके और भोली सी सूरत दिखा के उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हंस के करनी पड़े, रो के करनी पड़े, वो तो करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन कीजिए, अपना रिसर्च पेपर अच्छे से बनाइए। वो मैंने जैसा कि अभी पहले भी बताया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट वो भी चाहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट कैंडिडेट हो। तो आप वो होंगे या नहीं होंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप बेस्ट कैंडिडेट भी हो सकते हैं और आप नहीं भी हो सकते हैं। नहीं होने का कारण वो आप हो सकते हैं, उसको आप बदल भी सकते हैं अपनी मेहनत से। तो ये पूरी सार है हमारे पूरे इस डिस्कशन सेशन का, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। मैम लास्ट में आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन बताना चाहेंगे कि किस आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान अपना घबराना नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट में क्लोजिंग पॉइंट, उसके बाद फिर हम आज का डिस्कशन समाप्त करेंगे। यस सर। और भी था, क्योंकि हम जेएनयू आए थे, कानपुर में थे, ज्यादा लोगों से मिलते भी नहीं थे, आई वॉज वेरी शाय। तो ऐसा नहीं है, आपको देखिए थोड़ी सी बाहर निकलते हैं, में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो, बट उस नर्वस को आपको आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि आपको निडर होकर के एग्जाम देना है। बी प्रिपेयर्ड, जैसे सर ने बोला, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने की कोशिश करना है, अपना देना है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। और फिर आगे भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने अंदर चेंजेस लाइए, ताकि आप आगे compete कर सकें। इट इज द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, हर जगह आपको कंपटीशन दिखेगा, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि आपका नहीं। क्यों नहीं होगा? जो वहां पे आते हैं लोग, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, सब नॉर्मल पढ़े बातें हैं। आप लोग सबका एडमिशन होता है, हर जगह होता है, बस आप अपनी तैयारी अच्छी हो, दूसरी जगह होगा, वहां नहीं तो कहीं और होगा। तो मेरी बिल्कुल। तरफ इतना ही कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी का भी दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।